Hello everyone. So how are you all? Hope you all are doing very well. I'm also good. So today हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ एंड दैट इज आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज के बारे में कि एट द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स क्राफ्ट और इंडस्ट्री का ब्रिटिशर्स ने क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज को किस तरीके से कैप्चर किया, किस तरीके से उस पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमाया और उससे भी वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने लगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बेसिकली क्राफ्ट और इंडस्ट्री पे ब्रिटिशर्स के कब्जे को दिखाता है। ठीक है, एंड डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल, जिसकी वजह से इंडियन जो हमारा टेक्सटाइल था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज स्टार्ट करी। डिक्लाइन ऑफ इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी हमारी डिक्लाइन होने लगी। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया, हाँ एक ये थोड़ी चीज अच्छी हुई कि ग्रोथ ऑफ कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज की भी ग्रोथ हुई इंडिया में। दादाभाई नारोजी एंड द ड्रेन थ्योरी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये है क्लास 8 का चैप्टर क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। ओके, सो एज थोड़ा सा हम बैक का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। जो प्रीवियस हमने चैप्टर जितने अब से पहले जितने हमने पढ़े, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ा और रूरल लाइफ एंड सोसाइटी पढ़ा हमने। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, ये सारा कुछ पढ़ा। एग्रीकल्चर पे ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से धीरे धीरे जो है कब्जा किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने स्टडी करी। सो इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसका ये है, उसमें बैक का भी थोड़ा बहुत दिखाया गया है। And that is before the arrival of the Britishers, India was thriving center of craft and industries. So Britishers के आने से पहले क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा सेंटर था इंडिया में। क्राफ्ट और इंडस्ट्री बहुत सारी थी और स्पेशली क्राफ्ट की चीज़ों की, जो हैंड क्राफ्ट मटेरियल होते हैं, उसकी इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा थी, बहुत बढ़ चढ़ के इंडस्ट्रीज थी। एंड देयर वाज अ ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर गुड्स लाइक स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो इस तरीके की चीज़ों की काफ़ी ग्रेट डिमांड थी इंडिया से। स्पाइसेस की, टेक्सटाइल की, बाहर के देश जो है स्पाइसेस और टेक्सटाइल इन सबको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी इंडिया में कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल इंडिया प्रोड्यूस करे, स्पाइसेस प्रोड्यूस करे तो वो बाहर जो है सप्लाई हो, इस चीज़ की बहुत डिमांड थी। सो इंडियन आर्टिजन ऑल्सो हैड अ कंसिडरेबल मार्केट विद इन द कंट्री। जो इंडिया के आर्टिजन्स थे, इंडिया के जो क्राफ्ट पर्सन थे विद इन इंडिया भी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग भी कर रहे थे। ठीक है, उनका सेंटर इंडिया भी बना हुआ था। इंडिया के आर्टिजन्स इंडिया में ही उनको अच्छी मार्केट मिली हुई थी। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ ब्रिटिश पॉलिसी ग्रेजुअली लीड टू डिक्लाइन ऑफ द क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था अभी स्टार्ट में कि ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई, कुछ ऐसे चीज़ें उन्होंने बनाई यहाँ आकर क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज पर भी। एग्रीकल्चर का भी हमने पढ़ा, कितने सारी पॉलिसीज, सिस्टम्स, रैयतवाड़ी, परमानेंट, ये सारा कुछ बनाया। अब उन्होंने क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज के लिए भी अलग अलग पॉलिसीज बनाई, जिसकी वजह से हमारी क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज जो थी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। ओके, सो वी विल फोकस ऑन 2 इंडियन इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर और इस चैप्टर में हम 2 मेन इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, जो कि हमारी टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, विच वॉज सिवियरली क्रिपल्ड अंडर द ब्रिटिश, जो कि बहुत ही बुरी तरह से ब्रिटिशर्स के रूल के दौरान बहुत ही बुरी तरीके से इन इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया गया था। ठीक है, आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टोटली ब्रूटली या कुछ भी मतलब बहुत सिवियरली तरीके से जो है इसको बर्बाद किया गया, क्रिपल्ड किया गया। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक हमारा जाता है डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। इंडियन टेक्सटाइल कैसे डिक्लाइन हुआ, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा उस पर है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट दिस टॉपिक। Before the British conquest of Bengal in the 18th century, तो 18th century में बंगाल पे कब्जा जमाने से पहले ब्रिटिशर्स, इंडिया वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन द वर्ल्ड। तो 18th सेंचुरी पे बंगाल पे ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से जो कब्जा जमाना स्टार्ट किया, उससे पहले इंडिया जो था वो कॉटन टेक्सटाइल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर था ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है,
कॉटन टेक्सटाइल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर रहा है, ठीक है। एंड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल लाइक कैलिको एंड शिंज, तो दो जो टाइप्स ऑफ कॉटन, कॉटन में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो दो टाइप की जो कॉटन थी वो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती थी, एंड दैट इज वर इन द ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर क्वालिटी एंड एग्जीक्यूटिव डिजाइन, ठीक है। तो वो दो टाइप की जो आपकी कॉटन थी, एक थी आपकी कैलिको और दूसरी थी आपकी चिंज, ठीक है, एंटीजेड, ठीक है, यही है। तो ये अपने डिजाइन की वजह से ये जो कॉटन टेक्सटाइल था ये अपने डिजाइन की वजह से और अपनी स्पेशल क्वालिटी के वजह से ये जो था काफी ज्यादा फेमस था, काफी ज्यादा डिमांड में था। ये दो जो कॉटन थे ये बहुत ज्यादा डिमांड में थे, बहुत ज्यादा इसकी बाहर के कंट्री से, ऑल ओवर द वर्ल्ड से इन दो टाइप के कॉटन्स की डिमांड ज्यादा आती थी, क्योंकि इनका डिजाइन बहुत अच्छे निकल के आते थे और इनकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी हुआ करती थी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज बट बाय द स्टार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी जैसी आपकी स्टार्ट होती है, द डिमांड फॉर द इंडियन टेक्सटाइल फेल क्रॉस द वर्ल्ड। तो मतलब इतनी ज्यादा डिमांड 19th सेंचुरी में बढ़ गई, ठीक है, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, बहुत ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बहुत ज्यादा अच्छी खासी डिमांड है। इंडिया अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रही थी और इंडिया अच्छा खासा अर्निंग भी कर रही थी, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वीवर लॉस्ट देयर जॉब एज द डिमांड फॉर इंडियन क्लोथ डिक्लाइन विद इन द कंट्री एज वेल। अब 19th सेंचुरी तक जो था काफी अच्छी डिमांड रही, 19th सेंचुरी के बाद जो है ओवर कई सालों तक जो है इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड जो है डिक्लाइन होती गई और जो हमारे वीवर्स थे, जो इंडियन वीवर्स थे, उनको बहुत ही ज्यादा इस वजह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ, ठीक है। इंडियन क्लोथ डिक्लाइन विद इन द कंट्री एज वेल, और जो इंडिया में भी, मतलब विद इन इंडिया, विद इन कंट्री, हमारी खुद की कंट्री में भी जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, इंडियन कॉटन, इसी टाइप की कॉटन की डिमांड भी जो थी हमारी कम होने लग गई साथ साथ में। अ नंबर ऑफ रीजन लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग बहुत सारे रीजंस है कि क्यों इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड जो थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी, डिक्लाइन होने लगी पूरी तरीके से। फर्स्ट द मेन इंपॉर्टेंट जो मेन रहा आपका वो था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था एक्चुअली में, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आ गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑल ओवर वर्ल्ड में। यूरोप में आया था आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो आप अच्छा यू आर इन 8 तो आप 9th और 10th में पढ़ोगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यूरोप में, पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत बुरी तरीके से आया और बहुत सालों तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा जो है डिमांड्स रही कई कई डिफरेंट चीज़ों की, और उन डिमांड्स में जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, उन्होंने भी अपनी डिमांड्स बहुत सारी रखी कई चीज़ों को लेकर, तो बहुत बुरी तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। सो यहाँ जो रीज़न बताया जा रहा है दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूरोप में आया तो ब्रिटेन भी उसमें शामिल था, नो डाउट, ठीक है। ब्रिटेन इन यूरोप में है तो पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इन अर्ली 18th सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिगेन डेवलपिंग इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री 18th सेंचुरी में बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी, ठीक है, वो लोग वहां पर ही इंडस्ट्रीज खोलने लग गए थे। अच्छा, कॉटन एक बहुत ऐसी चीज है जो कॉटन हर जगह ग्रो नहीं होता है, तो इन्होंने क्या किया कि कॉटन का प्रोडक्शन तो यहाँ पर होता था, कॉटन प्रोड्यूस इंडिया में बहुत ज्यादा होता था, लेकिन डिमांड जो थी उसकी, जो मतलब कॉटन से जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाए जाने, क्लोथ्स जो बनते थे, वो इंडस्ट्रीज यहाँ पर थी इंडिया में। अब इन्होंने ब्रिटेन में, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो ब्रिटेन भी उसमें इंक्लूडेड था, तो इन्होंने ब्रिटेन में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री धड़ल्ले से जो है ओपन करना शुरू कर दी। सो एट द टाइम इंडियन टेक्सटाइल वर ह्यूजली पॉपुलर इन इंग्लैंड, और उस टाइम पे इंडियन जो कॉटन टेक्सटाइल था, इंडियन जो टेक्सटाइल था वो ब्रिटेन में काफी, इंग्लैंड में बहुत ज्यादा ह्यूजली पॉपुलर था, यहाँ पे लिखा है बहुत फेमस था। तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन ब्रिटेन वर अनहैप्पी प्रोड्यूसर्स, सॉरी टेक्सटाइल जो प्रोड्यूसर्स थे ब्रिटेन के अंदर, वर अनहैप्पी विद द पॉपुलैरिटी ऑफ द इंडियन सिल्क एंड कॉटन इन देयर मार्केट, एज दे फियर्ड दैट वुड मीन
लो डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। अच्छा, जो वहां पर जो टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते थे, वहां के जो थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड के जो थे लोग, जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे, बड़ी बड़ी जो प्रोड्यूस करते थे, कॉटन क्लोथ्स बनाते थे, इंडस्ट्री बिजनेसमैन के जो मालिक थे, तो वो लोग जो थे, वो लोग जो थे काफी ज्यादा नाखुश थे, क्योंकि इंडियन कॉटन की और इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स भी जो बनते थे, कॉटन से जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे, उनकी डिमांड इंग्लैंड में बहुत ज्यादा थी। तो इंग्लैंड के जो प्रोड्यूसर थे, टेक्सटाइल प्रोड्यूसर, वो बहुत ज्यादा नाखुश थे, बिल्कुल हैप्पी नहीं थे, क्योंकि उन्हें ये मालूम था कि आने वाले टाइम में कि इंडिया के ये जो कॉटन के जो टेक्सटाइल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जो क्लोथ्स हैं, वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डिमांड में धीरे धीरे होते चले जाएंगे, और हमारी टेक्सटाइल की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, तो भाई हम तो कुछ कमाएंगे नहीं, हम कुछ अर्न ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो एज दे फियर दैट वुड मीन अ लो डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो लो हो जाएगी, फिर वो कहाँ बेचेंगे अपना प्रोडक्ट, क्या करेंगे, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा नाखुश थे। सो दे बिगेन आस्किंग देयर गवर्नमेंट टू स्टॉप इंपोर्टिंग इंडियन टेक्सटाइल। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट से उन्होंने प्रोड्यूसर्स से, क्योंकि वो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, वो पार्लियामेंट में भी मतलब उनका कंट्रीब्यूशन था, गवर्नमेंट से वो बातचीत उनकी होती रहती थी, मिनिस्टर्स वगैरह से। तो उन्होंने इंग्लैंड के अपने गवर्नमेंट से बोला कि भाई आप इंडियन टेक्सटाइल वहां से मंगाना बंद करिए, इंडिया से टेक्सटाइल आप मंगाना जो है बंद करिए। देन व्हाट हैपन कि इन 1700 एंड अगेन इन 1721, यानी कि 1700 में और उसके बाद 1721 में क्या होता है, 1700 और 1721 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ कलिको एक्ट, कलिको कॉटन को लेकर, ठीक है, कैलिको कॉटन को लेकर उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, बैनिंग द इंपोर्ट ऑफ द इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इनटू इंग्लैंड। अब इन्होंने क्या किया, ये जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, ये जो कलिको था, इसको जो है इन्होंने बैन कर दिया इंग्लैंड में, कि इंग्लैंड में कलिको, क्योंकि बहुत हाई क्वालिटी का कॉटन होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव डिजाइन इससे निकल कर आते हैं, तो इसको स्पेशली जो है इंग्लैंड में इंपोर्ट करने के लिए उन्होंने मना कर दिया, बैन कर दिया, टोटली मना नहीं, बैन ही कर दिया उसको। ठीक है, इट ऑल्सो बिगेन इम्पोजिंग ह्यूज ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ इंडियन क्लोथ, और साथ ही साथ जो इंडियन क्लोथ्स आते थे थोड़े बहुत, कलिको को छोड़ के जो इंडियन क्लोथ्स थोड़े बहुत आते थे, उस पर क्या करता था इंग्लैंड गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंग्लैंड की गवर्नमेंट, वो तो सेम ही है, ठीक है, ये लोग जो है उस पर हाई टैक्स ड्यूटी लगाते थे, ठीक है, ज्यादा ज्यादा ड्यूटी लगाते थे, ताकि वो लोग जो है अपना यहाँ पर जो है चीज़ें जो है अपनी कॉटन जो है प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस जो है वो बेच ही ना सके इंग्लैंड में। एज अ रिजल्ट इंडियन वीवर लॉस देयर मार्केट इन ब्रिटेन। तो इसका क्या हुआ, फिर धीरे धीरे इंडियन वीवर्स जो उनकी मार्केट बनी हुई थी ब्रिटेन में सामान जाता था, बिकता था, कॉटन पूरे क्लोथ्स बिकते थे, ये मार्केट जो थी उनकी ब्रिटेन में तो खत्म हो गई, इंडिया में चल रही थी, वो बाद में डिक्लाइन हुई, लेकिन ब्रिटेन में ये मार्केट खत्म हो गई। तो कॉम्पिटिशन विद इंडियन वीवर ऑल्सो लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मोर मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन। अब कंपटीशन, इंडियन वीवर्स का कंपटीशन ब्रिटेन के वीवर्स के साथ हुआ, यानी ब्रिटेन के कॉटन टेक्सटाइल मिलों के मालिकों के साथ था, क्योंकि वो और ज़्यादा डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट कुछ न्यू टेक्नोलॉजी डाल के कपड़े बना रहे थे, क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रहे थे। अब इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी हाईफाई इंडस्ट्रीज थी नहीं, तो इनका कॉम्पिटिशन अब उनके साथ हुआ। मैकेनाइज प्रोडक्शन इन ब्रिटेन इंडस्ट्री विच हेल्प देम टू मेक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ क्लोथ फास्टर। तो अब उनके लिए उनके साथ इनका कंपटीशन था, ठीक है, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन इंडस्ट्रीज थी उनके पास नई टेक्नोलॉजी थी, मशीन्स थी, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, ओके, सो विच हेल्प देम टू मेक ह्यूज क्वांटिटी, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में कपड़े बना कर जो है निकाल रहे हैं, और वो भी अच्छी क्वालिटी के, और जल्दी से जल्दी क्लोथ्स निकाल रहे हैं, बिकॉज इट वॉज रिटन हियर दैट मेक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ क्लोथ फास्टर, ह्यूज क्वांटिटी में क्लोथ्स बना रहे हैं और फास्टर बना रहे हैं, बहुत तेजी से, उतनी तेजी से इंडियन वीवर्स बना नहीं पा रहे थे। इट ऑल्सो अलाउड देम टू सेल क्लोथ एट चीपर रेट, और साथ ही साथ वो लोग क्या कर रहे थे भाई, वो ज्यादा से ज्यादा जब बना रहे हैं तो वो एट चीप प्राइस में जो है बेच रहे हैं। इनकी जो प्राइस था, इंडियन वीवर्स का जो प्राइस था वो हाई था, तो ऑब्वियसली सी बात है, हम भी अगर कहीं जाएंगे, अगर हमें सेम चीज, सेम क्वालिटी, सेम डिजाइन कम दाम में मिले, तो कोई ज्यादा वाली क्यों ले। ये एक ऐड आता था, तो बहुत टाइम पहले, बहुत पुराने पे जब हम छोटे थे, तो एक जो डिटर्जेंट पाउडर है उसका ऐड आता था कि जब आपको सेम क्वालिटी, सेम डिज़ाइन कम दाम में मिले, तो कोई ये क्यों ले, ज़्यादा वाला डिमांड, ज़्यादा प्राइस वाला क्यों ले, कोई ये ना ले, इस टाइप का एक वो आता था। खैर एनीवेज, सो बहुत चीप रेट में भी बना रहे थे, एंड मिल मेड क्लोथ प्रोड्यूस इन ब्रिटेन वॉज मच चीपर देन द ट्रेडिशनल क्लोथ वुवन बाई हैंड
इन इंडिया। तो इनके पास मिल थी, इनके पास इंडस्ट्रीज थी, तो वो ज़्यादा फटाफट बना रहे थे क्लोथ्स, चीपर प्राइस में उनको सेल कर रहे थे ऑल ओवर द यूरोप, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन कॉटन इन्हें नहीं मिलता था, ठीक है, कॉटन ये अपने उस वहां पे नहीं, कॉटन इंडिया में ही प्रोड्यूस होता था। ये सारा रॉ मटेरियल यहाँ से लेकर जाते थे और वहां पर कॉटन क्लोथ्स बना रहे हैं इंडस्ट्रीज में, मिल्स में ये सारा कॉटन क्लोथ्स बना रहे हैं, ठीक है। सो मिल में जब ये सारी चीज़ें ये बनाई जाती थी तो क्या होता था, अब इनका कंपटीशन ट्रेडिशनल क्लोथ से था, ठीक है, ट्रेडिशनल वालों का एक्चुअली मिल क्लोथ से था, चीपर होते थे, सस्ते होते थे देन द ट्रेडिशनल क्लोथ वूवन बाई हैंड इन इंडिया। तो इंडिया में जो इंडियन वीवर्स थे वो हाथ से क्लोथ बनाते थे और वो हाई रेट पे बेचते थे उनको, ठीक है, वूवन बाई हैंड, क्योंकि वो हाथ से बनाते थे इसलिए वूवन बाई हैंड, ठीक है। तो इनका कंपटीशन अब वो मिल मेड क्लोथ से था, वूवन मेड क्लोथ का कंपटीशन, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू बी इन हाई डिमांड, लेकिन इसके बाद भी इंडियन टेक्सटाइल जो वो बनाते थे वो अभी भी हाई डिमांड में था बाकी यूरोपियन कंट्रीज में। ब्रिटेन में बंद हो गया लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो थी ले रही थी, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, डिफरेंट जो भी कंट्रीज थी, अदर यूरोपियन कंट्रीज ले रही थी। ब्रिटेन नहीं ले रहा था, ब्रिटेन में बंद कर दिया, लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज तो ले रही थी। खैर एनीवेज, डिमांड ऑल थ्रू द 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी तक ऑल ओवर यूरोप में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड अभी भी बरकरार थी। दिस इज बिकॉज ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियन ट्रेडर कंटिन्यू टू बाय इंडियन सिल्क एंड कॉटन। क्योंकि दिस इज बिकॉज ब्रिटिश एंड अदर यूरोपियन ट्रेडर्स, ब्रिटिश इंग्लैंड में बंद कर दी थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंग्लैंड में उन्होंने अपने ही कंट्री में उन्होंने बेचना बंद कर दिया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रह रहे थे वो कॉटन टेक्सटाइल ले रहे थे, सिल्क ले रहे थे, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के बाकी यूरोपियन ट्रेडर्स, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और जितनी भी आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इनके यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे आज भी, मतलब 18th सेंचुरी तक भी और उसके बाद भी इंडियन सिल्क और इंडियन कॉटन जो थे वो अभी भी ले रहे थे एंड मेड ह्यूज प्रॉफिट, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहे थे फॉर देयर ट्रेड, अपने ट्रेड से इन अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रीज भी, ठीक है। बट सून क्लोथ फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग वर्ल्ड मार्केट, बट सून क्लोथ फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लड वर्ल्ड मार्केट। अब जल्द ही क्या हुआ कि ब्रिटेन ने जो अपनी कंट्री में, ब्रिटेन जो मशीन मेड क्लोथ्स जो बना रहा था, धीरे धीरे, मतलब बहुत जल्दी, सून लिखा है बट सून मतलब, लेकिन हुआ क्या, जल्द ही ब्रिटेन ने अपने बनाए हुए मशीन मेड, मिल मेड क्लोथ को पूरे वर्ल्ड में फ्लड की तरह धीरे धीरे, मतलब पहले तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ लेकिन फिर अचानक से एकदम से फ्लड की तरह एकदम बाढ़ आ गई और पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन ने जो है अपने बनाए हुए क्लोथ जो है बेचना शुरू कर दिए, ट्रेड करना उसका शुरू कर दिया, गिविंग स्टिफ कंपटीशन टू इंडियन गुड्स, जो कि इंडियन गुड को काफी स्टिफ कंपटीशन दे रहा था, ठीक है। बाय द स्टार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी द डिमांड फॉर ब्रिटिश टेक्सटाइल 19th सेंचुरी स्टार्ट जैसी होती है तो ब्रिटिश टेक्सटाइल गुड्स की डिमांड आर एक्सीडेड द डिमांड फॉर इंडियन क्लोथ्स। अब इंडियन क्लोथ्स से ज़्यादा जो ब्रिटिश क्लोथ्स थे उनकी डिमांड जो थी वो बढ़ गई, क्योंकि चीप रेट पे बना रहे हैं, वही क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी, क्योंकि रॉ मटेरियल तो इंडिया से जा रहा था, डिज़ाइंस अच्छे दे रहे हैं, वो यहाँ से डिज़ाइंस कॉपी करते हैं, तो उनको तो जो भी डिज़ाइन जहाँ से जो चोरी कर मिले वो चोरी करने के लिए हमेशा उन्होंने यही किया है, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने सारी चीज़ें, ठीक है। मिल मेड क्लोथ से फास्टर बना रहे थे, ह्यूज क्वांटिटी में बना रहे थे, इतनी जल्दी इंडियन वीवर्स जो हैं अपने डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे थे, सप्लाई नहीं कर पा रहे थे इंडियन वीवर्स इतनी जल्दी वो दे रहे थे। चीप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द चीपर रेट, बट इंडियन जो वीवर्स थे, इंडियन वीवर्स क्लोथ जो थे वो अभी भी हाई उनके रेट्स थे ब्रिटिश इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड के जो मिल मेड जो आपके क्लोथ्स थे उनके रेट चीप थे। सेकेंड जो रीजन है, लॉस ऑफ एक्सटर्नल मार्केट, इंडिया की एक्सटर्नल मार्केट भी धीरे धीरे जो थी वो लॉस हो गई थी। लॉस ऑफ एक्सटर्नल मार्केट। अच्छा, लॉस ऑफ एक्सटर्नल मार्केट क्या हुआ? बाय द अर्ली 19th सेंचुरी द चीपर इंग्लिश मेड क्लोथ चीपर इंग्लिश मेड कॉटन मैनेज टू रिप्लेस इंडियन क्लोथ। दो सस्ता इंग्लिश मेड यानी अंग्रेज के द्वारा, सस्ता अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कॉटन के कपड़े जो थे उन्होंने इंडियन क्लोथ्स को अब रिप्लेस कर दिया था अर्ली 19th सेंचुरी, यानी कि जो मिडिल से
अर्ली 19th सेंचुरी जो था, ठीक है, वहां तक आते आते इन्होंने रिप्लेस कर दिया। द डिमांड फॉर ब्रिटिश क्लॉथ ऑल्सो सोल्ड इन मार्केट सच एज अफ्रीका। अच्छा, ब्रिटिश के जो क्लोथ्स थे, ब्रिटिश के जो कॉटन क्लोथ्स थे, उनकी जो डिमांड थी अब और भी दूसरे कॉन्टिनेंट्स में होने लगी। अब वो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में वो इसलिए भी हुई क्योंकि वहां पर भी ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करी हुई थी, और वो कॉन्टिनेंट्स थे आपके अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप तो था ही, ठीक है। तो अफ्रीका में मार्केट सोल्ड इन द मार्केट सच एज अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप विच हैड ट्रेडिशनली फेवर्ड इंडियन टेक्सटाइल। जहां पर अभी तक इंडिया के ट्रेडिशनल पुराने डिजाइन के जो कॉटन क्लोथ चलते थे, तो अब वो उनको रिप्लेस करके ब्रिटिश डिजाइन के कॉटन क्लोथ्स जो थे उन्होंने भी धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया। उनकी डिमांड वहां पर बढ़ने लगी। एज द डिमांड फॉर द इंडियन क्लोथ डिक्लाइन, और इधर इंडियन क्लोथ्स की जो है डिक्लाइन, जब डिमांड जो थी डिक्लाइन हुई, इंग्लिश एंड यूरोपियन ट्रेडर स्टॉप बाइंग टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया। जब क्लोथ की डिक्लाइन, जब डिमांड, क्लोथ्स की जो डिमांड्स थी वो डिक्लाइन होने लगी, तो यूरोपियन ट्रेडर्स ने भी और इंग्लिश ट्रेडर्स ने भी इंडिया से कॉटन टेक्सटाइल लेना बंद कर दिया फ्रॉम इंडिया, ठीक है। Buying textile. Earlier, agents of European companies gave advance to Indian weavers. पहले क्या होता था, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडियन वीवर्स को एडवांस में पैसा दे देते थे कि आप पैसा लो और हमें इंडियन जो है कॉटन टेक्सटाइल्स के ये क्लोथ्स आप हमें बना के दो, क्योंकि क्वालिटी अच्छी, कलीको डिज़ाइन, डिमांड जो थी इसकी बहुत थी, क्वालिटी और उसका एग्जीक्यूटिव डिज़ाइन बहुत निकल के आता था। तो वो लोग पहले से ही, जो यूरोपियन ट्रेडर्स होते थे, उनको पहले एडवांस में पैसा देते थे टू इंडियन वीवर्स टू प्रोड्यूस क्लोथ, कपड़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। मतलब दीज एडवांस ऑल्सो स्टॉप एज द डिमांड फॉर द इंडियन टेक्सटाइल फेल। जब इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड जो थी वो फेल हो गई, मतलब इंडियन टेक्सटाइल की जो डिमांड जो थी वो जब डिक्लाइन हो गई, गिर गई, तो उन्होंने वो एडवांस देना भी उन लोगों को बंद कर दिया। वो अब एडवांस क्यों देंगे जब वो कहीं से चीप रेट में, सस्ते रेट में, जब ब्रिटिशर्स ने सारा इतना प्लान, इतना लंबा चौड़ा प्लान, ये पूरा कपड़ा फैलाया, तो वो क्यों देंगे भाई? जहाँ से उन्हें सस्ते मिलेगा, वही क्वालिटी, वही सब कुछ मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी डिमांड वो करे वो फटाफट मशीन से बना के दे रहे हैं, ठीक है। सो एज द वर्ल्ड डिमांड फेल, वर्ल्ड में डिमांड कॉटन टेक्सटाइल की जैसे ही फेल हुई, गिरी, द सप्लाई ऑफ मनी ड्राइड अप। तो इन लोगों के पास, इंडियन वीवर के पास जो है पैसों की ड्राइड अप लिखा है ना, पैसों का सूखा पड़ गया, ठीक है, यानी पैसे की कमी हो गई, वैसे नॉर्मल वे में हम गए, और अकॉर्डिंग टू अगर हम सेंटेंस जाते हैं तो सप्लाई ऑफ मनी ड्राइड अप, यानी कि जो मनी की जो सप्लाई थी वो रुक गई, ड्राइड अप हो गई, सूख गई, ठीक है। सप्लाई जो मनी की आ रही थी इंडियन वीवर्स के पास, धड़ाधड़ एडवांस आ रहा था, और फटाफट क्लोथ बना के दो, लेकिन अब उससे ज्यादा फास्ट इंग्लिश मेड गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल, इंग्लिश मिल्स बना के दे रही है, इंग्लैंड की मिल्स बना के दे रही है, तो वो क्यों लेंगे? तो मनी की जो सप्लाई थी वो ड्राइड अप हो गई, पैसा आना जो है वो बंद हो गया, जो मनी की वो थी वो सूख गया, मतलब पूरा, अब जहाँ जो सप्लाई आ रही थी वो सप्लाई पूरी सूख गई पैसों की। मैनी इंडियन वीवर्स वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर क्राफ्ट्स, और इसके वजह से, इसके चलते परेशान होके बहुत सारे इंडियन वीवर्स ने क्राफ्ट का काम करना ही छोड़ दिया, यानी कॉटन टेक्सटाइल बनाना छोड़ दिया, हाथ से जो वूवन क्लोथ से, वूवन कॉटन क्लोथ से वो बनाना उन्होंने छोड़ दिया। लॉस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, थर्ड आता है आपका लॉस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। लॉस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है आपका लॉस ऑफ डोमेस्टिक, लॉस ऑफ है यहाँ पर, लॉस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। सो जो डोमेस्टिक मार्केट थी, अब क्या हो रहा था कि धीरे धीरे डोमेस्टिक मार्केट, यानी जो इंडियन वीवर्स की विद इन इंडिया जो मार्केट थी, जो वो अपना सामान वगैरह इंडिया में भी बेच लेते थे, इंडिया के जो ट्रेडर्स थे वहाँ पर भी उनकी अच्छी खासी मार्केट थी, तो वो भी जो है धीरे धीरे वो अपनी मेन जो अपनी क्या बोलते हैं उसे, डोमेस्टिक मार्केट भी जो है वो भी उनसे जो है अब उनके हाथ से जा रही थी। अपनी उन्होंने डोमेस्टिक मार्केट विद इन इंडिया जो वो अपना सामान बेच लेते थे वो भी उनके हाथ से जा रहा था। तो बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, इंडियन वीवर्स एंजॉयड ह्यूज पैट्रोनेज फ्रॉम इंडियन रूलर्स। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इंडियन वीवर्स थे उनका जो कॉटन क्लोथ, कॉटन टेक्सटाइल जो था, वो इंडियन जो रूलर्स थे, हमारे जो किंग्स थे, मुगल किंग और हिंदू किंग जो भी थे, उनसे भी काफ़ी तारीफें वो बटोरते थे, क्योंकि राजाओं को तो चाहिए ही होता है सारी चीज़ें बना के, मतलब जो उनके कपड़े होते थे वो यही इंडियन वीवर्स जो थे वो बनाते थे, उनके राज्य के, उनके जो रानियाँ थी उनके कपड़े वगैरह सारा ये सब ये इंडियन वीवर्स ही बनाते थे, ठीक है। सो काफ़ी उनको वो मिलता था, अप्रिशिएशन काफ़ी मिलता था, पेट्रोनेज, ह्यूज पेट्रोनेज था ब्रिटिशर्स के आने से
पहले, ठीक है। रूलर्स हु पेड दैम हैंडसमली, और उनको रूलर से काफ़ी अच्छा पे भी मिल जाता था, काफ़ी अच्छी सैलरी वगैरह, या जो भी एडवांस देते थे वो लोग अपने कपड़े वगैरह बनाने के लिए। इंडियन नोबल्स वर अनेबल टू कंटिन्यू दिस सपोर्ट आफ्टर द ब्रिटिश टुक ओवर देयर टेरिटरीज। अब इंडियन नोबल्स जो थे, यानी कि इंडियन वीवर्स जो थे, इंडियन नोबल्स वर अनेबल टू कंटिन्यू दिस सपोर्ट। तो इंडियन व्हेन ब्रिटिशर्स टुक ओवर देयर टेरिटरी, जब ब्रिटिशर्स ने उनकी टेरिटरी हथिया ली। व्हाट्स मोर, और इसके अलावा क्या था, आफ्टर स्टॉपिंग इंपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल टू ब्रिटेन, इंडियन टेक्सटाइल का इंपोर्ट ब्रिटेन में होना रोकने के बाद, मतलब ब्रिटेन ने जब इंडियन टेक्सटाइल जो इंग्लैंड, मतलब ब्रिटिशर्स ने जो ब्रिटेन में जो इंडियन टेक्सटाइल का जो इंपोर्ट हो रहा था उसको रोकने के बाद, वो रोक दिया। फिर इंडियन मार्केट में भी ख़त्म कर दी सारी चीज़ें। इंडियन मार्केट भी इंडियन वीवर्स के लिए, इंडियन वीवर्स के लिए इंडियन मार्केट भी उन्होंने ब्रिटिशर्स ने ख़त्म कर दी। बहुत सारा गड़बड़ जोड़ किया, मतलब किया उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत, ठीक है। ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड बिगेन लुकिंग एट इंडिया एज अ मार्केट फॉर देयर गुड्स। अब ब्रिटिश इंडियन टेक्सटाइल तो ब्रिटेन में रोक दी उन्होंने, ठीक है, इंपोर्ट नहीं हो सकता, ब्रिटेन में सामान नहीं जाएगा। अब साथ ही साथ अब वो क्या कर रहे थे, इंडिया में इंडियन मार्केट ढूंढ रहे थे ताकि उनके टेक्सटाइल जो वो बना रहे हैं, मिल मेड प्रोडक्ट्स, वो इंडिया में हम सेल करें, ठीक है। सी ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड बिगेन लुकिंग एट इंडिया एज अ मार्केट फॉर देयर गुड्स। तो अपने गुड्स इंडिया में बेचने के लिए अब वो इंडियन मार्केट ढूंढने लगे कि जहां पर हम अपनी चीजें जो है बनाई हुई हमारी मशीन मेड गुड्स जो हैं वो बेच सके। मतलब इतना स्मार्ट, इतने क्लेवर, इतने चालू लोग होते थे ये वाकई में ब्रिटिशर्स की, कोई था नहीं उस चीज की। सो दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग क्लोथ इन ह्यूज क्वांटिटी, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहे थे, अपने ब्रिटेन से इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे थे ह्यूज क्वांटिटी में क्लोथ्स। जो राजा महाराजा, रूलर्स, अच्छे बिजनेसमैन, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो ये सब क्लोथ्स पहनते थे, वही क्लोथ्स अब बनाकर जो है वो इंडियन मार्केट में बेचना शुरू कर दिया उन्होंने इन क्वांटिटी टू इंडिया, वाइल ब्रिटेन इम्पोज हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ इंडियन क्लोथ। अब इंडियन क्लोथ जो ब्रिटेन में जाते थे उस पर ब्रिटेन क्या करता था, हैवी ड्यूटी लगाता था, यानी कि टैक्स बहुत ज्यादा वसूल करता था कि अगर आप ब्रिटेन में बेचेंगे तो आपको इतना इतना टैक्स देना पड़ेगा। There were no such duties on import of British cloth to India, लेकिन ब्रिटेन से जो सामान इंडिया आ रहा था उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, ब्रिटेन उस पर कोई टैक्स नहीं लगा रहा था, इंडिया भी कोई टैक्स नहीं लगा पा रहा था। तो इजीली वो लोग अपना सामान यहाँ पर बेच रहे थे, क्योंकि इंडिया में यहाँ पर इंडिया में कोई एक रूलर तो था नहीं, मुगल रूलर्स अलग, इंडियन रूलर्स अलग, गवर्नमेंट इतनी जो है कुछ रूलर्स से, कुछ थोड़ा बहुत जो राजनेता वगैरह जो थे जो हमारे उभर के आए थे उस टाइम पे, कोई ऐसी कोई प्रॉपर गवर्नमेंट तो थी नहीं। ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था, मुगल्स के बाद ब्रिटिशर्स आ गए पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए, तो उस पर वो ब्रिटिश की ही गवर्नमेंट थी इंडिया में, तो ब्रिटेन क्यों ड्यूटी लगाएगा। लेकिन इंडियन क्लोथ जब जा रहे थे वहां पर तो उस पर हैवी टैक्स ले रहे थे वो, ठीक है। जब इंडिया में ब्रिटिश की ही गवर्नमेंट है तो वो वहां से जो क्लोथ्स आएंगे तो उस पर तो वो क्या ही ड्यूटी लगाएगा। खैर, there was no such duty on import on the British cloth into India. The policy of a one-way free trade, इस पॉलिसी को कहा गया one-way free trade। ये पॉलिसी थी एक तरीके की वन वे फ्री ट्रेड, यानी कि एक तरफ का जो ट्रेड हो रहा था, एक तरफ का ट्रेड जो था वो फ्री था। इफ यू सी कि दिस इज इंडिया और दिस इज ब्रिटेन, ठीक है, तो ब्रिटेन से जो क्लोथ इंडिया आ रहे थे, ब्रिटेन से जो क्लोथ इंडिया आ रहे थे उस पे नो टैक्स, ठीक है। लेकिन इंडिया से जो सप्लाई ब्रिटेन में हो रही थी, ये ब्रिटेन है, ये इंडिया से जो सप्लाई ब्रिटेन में हो रही थी उस पे उन्होंने हैवी ड्यूटी, टैक्स ही नहीं, यानी कि टैक्स तो नहीं लगा था, हैवी टैक्स लगाया था, हैवी ड्यूटी टैक्स लगाया हुआ था, ज्यादा से ज्यादा जितना टैक्स वसूल कर सके उतना लगाया हुआ था, ठीक है। तो दिस इज टू बी कॉल्ड एज वन वे फ्री ट्रेड। फोर्स थाउजेंड्स ऑफ द इंडियन वीवर आउट ऑफ द मार्केट, जिसके वजह से इंडियन वीवर्स, मतलब इंडियन जो थाउजेंड्स में इंडियन वीवर्स जो थे, जो कि मार्केट से, जिनको ब्रिटिशर्स ने बाहर कर दिया, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वीवर्स को मार्केट से बाहर कर दिया। As more Indian began buying the cheaper machine made British cloth, ऑब्वियसली सी बात है, जो इंडियंस जो रह रहे थे, रूलर्स हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडिया में जो थे, राजनेता थे, वो इंडियन वीवर से, फिर जब मार्केट ही खत्म हो गई फिर वो इंडियन वीवर से धीरे धीरे उन्होंने खरीदना भी बंद कर दिया। और खरीदना बंद करने के साथ साथ वो चीप मशीन प्रोडक्ट्स जो कि ब्रिटिश बनाकर इंडियन मार्केट में बेच रहा था, नो डाउट कि चीप रेट पे है, तो वो लोग भी रूलर्स, मुगल हो या हिंदू रूलर्स हो या कुछ राजनेता उस टाइम पे थे ब्रिटिश,
गवर्नमेंट तो ब्रिटिशर्स की थी, और जो इंडियन पीपल्स थे, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन वगैरह उस टाइम जो यहाँ पर रहते थे, जो ट्रेड से ही उनका बिजनेस सारा चलता था, वो भी उन्होंने भी अब ब्रिटिश मेड मशीन मेड चीप रेट वाले क्लोथ्स लेना स्टार्ट कर दिया। इंडियन वीवर्स वर हिट हार्ड, जिसकी वजह से अब ये क्या हुआ कि इंडियन वीवर्स को बहुत ही तगड़ा कहते हैं झटका लगा, बहुत ही ज़्यादा हिट हार्ड, बहुत तगड़ा झटका लगा इसके, क्योंकि उनका पूरा मार्केट, पूरा ट्रेड, पूरा उनका बाइंग एंड सेलिंग का सारा सिस्टम, पूरा ट्रेड खत्म हो गया, पूरा उनका बिजनेस पूरी तरीके से खत्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, पूरी तरीके से धराशायी कर दिया, पूरी तरीके से गिरा दिया उनका पूरी तरीके से, ठीक है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, अब हम आ गए हैं 19th सेंचुरी खत्म होने वाली है, लेकिन मीन्स टू से लास्ट के 19th सेंचुरी के लास्ट के ईयर्स पर आ गए हैं हम। 2/3 ऑफ द कॉटन वोन बाई इंडियंस वर प्रोड्यूस इन ब्रिटेन, यानी कि इंडिया में 2/3 पीपल जो क्लोथ्स पहनते थे, 2/3 बहुत होता है, ठीक है, तो इंडिया में जो 2/3 पीपल्स जो क्लोथ पहनते थे, इंडियन पीपल्स, वो पूरा 2/3 जो है कहां से आता था, वो आता था ब्रिटेन से। यानी इंडियन पीपल्स जो थे, जो क्लोथ पहनते थे, मतलब 100 आउट ऑफ में से 2/3 क्लोथ जो है वो ब्रिटिश मशीन मेड क्लोथ्स बने हुए वो लोग पहनते थे, इंडियन पीपल्स, ठीक है। सो ऑलरेडी स्ट्रगलिंग अंडर द लॉस ऑफ इट्स वर्ल्ड मार्केट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, इंडियन वीवर्स के लिए लॉस हो चुकी थी, खत्म, स्ट्रगल कर रहे थे, ऑलरेडी इंडियन वीवर्स स्ट्रगल कर रहे थे वर्ल्ड की मार्केट के लिए। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज क्रिपल्ड बाय द स्टीप ड्रॉप इन डोमेस्टिक डिमांड, मतलब ऑलरेडी वर्ल्ड में तो उनकी मार्केट खत्म हो चुकी थी, यूरोपियन कंट्रीज में खत्म हो चुकी थी, ब्रिटेन ही सब जगह, इंग्लैंड ही अपने क्लोथ्स जो है मशीन मेड चीप क्लोथ्स जो है पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में, क्या एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह जो है सप्लाई कर रहा था, ठीक है, डिमांड भी अच्छी खासी आ रही थी, तो वर्ल्ड में तो खत्म हो ही चुकी थे इंडियन वीवर्स। लेकिन अब विद इन द डोमेस्टिक, यानी कि उनके खुद के घर में भी जो मार्केट थी उनके लिए, जो मार्केट में वो अपना इंडियन वुवन क्लोथ्स जो है जाके बेचते थे, वो मार्केट भी ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से खत्म कर दी, ठीक है, क्रिपल्ड कर दी, पूरी तरीके से खत्म, क्या बर्बाद कर दी, क्रिपल्ड, बर्बाद करना, ठीक है। द फोर्थ पॉइंट आता है रोल ऑफ ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड गवर्नमेंट। सो नेक्स्ट था टॉपिक आपका जो अब हम करेंगे, रोल ऑफ ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड गवर्नमेंट। अच्छा, ब्रिटिश ट्रेडर्स का क्या रोल रहा इंडियन वीवर्स से उनकी मार्केट खत्म करने का? मेन तो ब्रिटिश ट्रेडर्स का ही रोल था, ठीक है, एंड गवर्नमेंट का भी मेन रोल था। तो उनका क्या रोल रहा, ये कहा है लॉस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट, कैसे डोमेस्टिक मार्केट उन्होंने इंडियन वीवर्स ने खो दी, ये इस पैराग्राफ में है। एक्सटर्नल मार्केट कैसे खो दी, ये पहले वाले प्रीवियस वाले पैराग्राफ में था। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। अब ब्रिटिश ट्रेडर्स और गवर्नमेंट का ही मेन रोल था, जिसकी वजह से उन्होंने एक्सटर्नल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट अपनी खो दी, या हम कह सकते हैं एक्सटर्नल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट उनसे छीन ली गई, बर्बाद कर दी गई। ब्रिटिश ट्रेडर्स ने और गवर्नमेंट ने ही किया है ये सब। एज फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड बिगेन टू मेक मोर एंड मोर क्लोथ्स, जो इंग्लैंड में फैक्ट्रीज थी ज्यादा से ज्यादा क्लोथ्स बना रही थी। रोल ऑफ ब्रिटिश ट्रेडर एंड गवर्नमेंट है ना नेक्स्ट, इसी में ही है ये टॉपिक, डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल में ही ये टॉपिक चल रहा है अभी। Role of British traders and सो ब्रिटिश जो फैक्ट्रीज थी इंग्लैंड में बिगेन टू मेक मोर और ज्यादा क्लोथ्स बना रही थी। ब्रिटिश ट्रेडर बिगेन फोर्सिंग इंडियंस टू प्रोड्यूस रॉ कॉटन, तो ब्रिटिश ट्रेडर्स जो थे साथ ही साथ वो इंडियंस को फोर्स कर रहे थे रॉ कॉटन बनाने के लिए, यानी कि कॉटन का जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स कर रहे थे। अब वो ये नहीं कह रहे थे कि आप जो इंडियन वीवर्स हैं उसी रॉ कॉटन से रॉ मटेरियल, कॉटन का जो रॉ मटेरियल है उससे कॉटन क्लोथ्स बनाए, वो तो उन्होंने सब खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन कॉटन ग्रो करने के लिए, मतलब कॉटन से जो कॉटन का जो रॉ मटेरियल होता है जिससे क्लोथ्स बनते हैं, जो मेन रॉ मटेरियल है उसको प्रोड्यूस करने के लिए इंडियन वीवर्स को फोर्स किया जा रहा था, ठीक है। इंडियन वीवर्स, इंडियन फार्मर्स, इंडियन एग्रीकल्चर को फोर्स किया जा रहा था। एंड सेल इट टू देम एट चीपर रेट, और कह रहे थे कि आप हमें ये कॉटन का जो रॉ मटेरियल है वो हमें दें चीप प्राइस पे, चीप रेट पे, सस्ते दाम में, ताकि हम जो है फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम सारा इंग्लैंड ले जाकर और उनको मिल्स में, इंडस्ट्रीज में पूरा रॉ मटेरियल कॉटन का देकर और उसके फिर कॉटन क्लोथ्स हम प्रोड्यूस करें और फिर उसे सेल आउट करें ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो फ्रॉम एन एक्सपोर्टर टू फिनिश्ड टेक्सटाइल,
एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश टेक्सटाइल, क्योंकि अभी तक इंडियन वीवर्स जो थे एक्सपोर्ट करते थे फिनिश्ड टेक्सटाइल, यानी कि फिनिश टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल से बने हुए प्रॉपर जो प्रोडक्ट था, प्रॉपर प्रोडक्ट अभी तक इंडियन वीवर्स एक्सपोर्ट करता था बाहर की मार्केट में, ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट्स में एक्सपोर्ट कर रहा था। अब वो उससे क्या बन गया, इंडियन बिगेन एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल। अब वो जो एक फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने से अब वो बन गए रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने वाले बन गए। ठीक है, अब वो कॉटन टेक्सटाइल से फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल जो है एक्सपोर्ट करने वाले हो गए। एंड इंपोर्टिंग मिल मेड क्लोथ्स फ्रॉम ब्रिटेन, और मिल मेड क्लोथ जो है ब्रिटेन से वो अब इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन वीवर्स इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स इंपोर्ट करवा रहे हैं। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इंग्लैंड है, वो इंपोर्ट करवा रही है, क्योंकि इंडिया में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, ब्रिटिशर्स का राज था, तो वो इंपोर्ट करवा रहे हैं। इंडियन पीपल्स भी जो है, जो इंडियन पीपल्स है, जो मैंने आपको जैसे प्रीवियसली बताया, किंग्स, मुगल्स और हिंदू किंग, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, वो सब भी वही चीप रेट पे ही ब्रिटिश मेड क्लोथ्स ले रहे थे एट चीपर प्राइस। सो इंडियन वीवर्स मेड मैनी पिटीशन फॉर हेल्प। तो इंडियन वीवर्स ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो इंडिया में ऑलरेडी राज कर रही थी, उनको बहुत सारे पिटीशन भेजे, यानी कि उनको रिक्वेस्ट करी कि ये जो फॉर्म ऑफ ट्रेड है, ये जो फॉर्म ऑफ सिस्टम आपने चलाया हुआ है ट्रेड का, इसको जो है ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, हमारा काम छिन गया, हम पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने पेटिशन करी, पेटिशन डाली फॉर हेल्प, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज इनडिफरेंट टू देम। ऑब्वियसली सी बात है, पेटिशन डालने का कोई मतलब तो होता नहीं था, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, इनडिफरेंस किया उनमें। अनलाइक ब्रिटेन, इट रिफ्यूज्ड टू इम्पोज ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट इनटू इंडिया। अनलाइक ब्रिटेन ने क्या किया, वहां पे जो गवर्नमेंट थी, यानी इंग्लैंड में जो गवर्नमेंट थी, उस पिटीशन के बारे में जब इंग्लैंड को पता चला, इंग्लैंड की जो महारानी थी, कोई विक्टोरिया वगैरह, उनको पता चला, तो उन्होंने बस इतना किया कि जो ड्यूटी जो लगा रहे थे, अब इट रिफ्यूज टू इम्पोज ड्यूटी टू इम्पोर्ट इनटू इंडिया। इंडिया में जो सामान इंपोर्ट हो रहा था, इंडिया जो सामान इंपोर्ट कर रही थी, अपने पास ला रही थी, यानी कि जो कॉटन टेक्सटाइल थी, उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, उस इम्पोर्ट ड्यूटी को जो है हटाने से मना कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट। अनलाइक ब्रिटेन, और साथ ही साथ मतलब इन्होंने और क्या किया कि मतलब जो उनकी पिटीशन थी वो तो सुनी नहीं, और साथ ही साथ जो इंपोर्ट हो रहा था सामान, वहां से जो सामान आ रहा था, ब्रिटेन से जो सामान इंपोर्ट होके इंडिया आ रहा था, इट रिफ्यूज टू इम्पोज ड्यूटीज, उस पर टैक्स लग रहा था, तो उस टैक्स को, ड्यूटीज को, कस्टम ड्यूटीज को ब्रिटेन ने हटाने से मना कर दिया। और थोड़ा सा हेल्प करनी चाहिए, तो और जो सामान आ रहा था उस पर और ड्यूटी लगा, मतलब जो ड्यूटी ऑलरेडी लगी हुई थी उसको भी हटाने से मना कर दिया गया। दिस लैक ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉम्पिटिशन फर्दर डिस्करेज इंडियन वीवर्स। तो ये सारा जो सिस्टम था, ये सारा जो ट्रेड का जो गड़बड़ झोल सिस्टम ब्रिटिशर्स ने कर दिया था, उस पर ड्यूटी लगाना, ये करना, वो करना, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें जो करना, इससे जो है इंडियन वीवर्स जो थे बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो गए, एंड मैनी स्टॉप प्रैक्टिसिंग देयर क्राफ्ट। और बहुत सारे इंडियन वीवर्स ने जो क्राफ्ट का काम ही करना उन्होंने छोड़ दिया, वो क्राफ्ट का काम करना उन्होंने टोटली छोड़ दिया। अब वो दूसरी तरफ दूसरे कामकाज के लिए जो है वो लोग भागने लगे कि कहीं से, क्योंकि भाई उनको तो अपना पेट भरना है, उनको पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, तो ऑब्वियसली सी बात है, जब इसमें इस काम में पैसा नहीं होता है, किसी भी कोई भी इंसान अगर जो आज के टाइम पे अगर हम देखें, तो कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करता है, उस बिजनेस में अगर उसे फायदा नहीं हो रहा है, तो वो फिर उस बिजनेस को छोड़ के, खत्म करके, उसको दूसरी तरफ कोई दूसरा बिजनेस करेगा, दूसरी काम की तरफ भागेगा। तो सेम एज इट इज नाउ, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स मिला के थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वीवर वर फोर्स्ड टू सीक अदर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको अभी बताया कि ये सारे रीजंस मिलाकर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वीवर्स जो थे वो अलग सोर्स ऑफ इनकम, अलग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ढूंढने लगे, और वो यहाँ दे वर फोर्स टू सीक, मतलब उनको फोर्स किया गया, ऐसे धक्का मार के फोर्स नहीं किया गया। ब्रिटिशर्स ने सिचुएशन ही ऐसी बना दी कि उनको फोर्सफुली कोई अदर एम्प्लॉयमेंट, कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम, अदर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ इधर उधर इंडिया से, मतलब दूर दराज जो जगहें थी, रीजन थे, प्लेसेस थे, वहां उनको जाना पड़ा। ठीक है, फोर्स टू सीक अदर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मैनी बिकम लेबरर्स इन फार्म्स
और माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। कुछ जो थे वो जो फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर लैंड होता था उसमें लेबर का काम करने लगे। बहुत सारे फार्मर्स थे जो एग्रीकल्चर, मैंने आपको पहले बताया बहुत सारे फार्मर्स थे, जमींदार्स थे उस टाइम पे, जमींदार्स वगैरह थे, तो उनके यहाँ लेबर का काम करने लगे, गुड़ाई करना या कुछ सामान उठाना, बोझा उठाना, ये सारा काम करने लगे। कुछ जो है हिंदुस्तान छोड़ के ही क्राफ्ट वाले जो वीवर्स थे, इंडियन वीवर्स, वो इंडिया छोड़ के ही, कंट्री छोड़ के जा चुके थे टू फाइंड वर्क इन प्लांटेशन। और दूसरी जगह ऐसी जगह चले गए जहाँ पर उन्हें प्लांटेशन के प्लांटेशन वाले काम जो है उनको मिल सके, मतलब कुछ और प्लांट करने के लिए। कुछ प्लांटेशन एक तरीके का एग्रीकल्चर ही होता है, बट दूसरी तरीके से वहां पर जो है प्लांट्स वगैरह, ट्रीज वगैरह लगाए जाते हैं। प्लांटेशन वर्क के लिए वो लोग चले गए टू फाइंड वर्क इन प्लांटेशन। Other joint cotton mills that came up across the country towards the close of the 19th century। 19th century के close यानी 19th century के आखिरी सालों में, बिल्कुल आखिरी सालों में कुछ ने कॉटन मिल्स जो थी यहाँ पर, जो ब्रिटेन ने यहाँ पर जो कॉटन मिल्स बनाई थी, कॉटन इंडस्ट्रीज बनाई थी, उन कॉटन मिल्स में जो है वो लोग काम करने लग गए। Many cities which thrived on the successful Indian textile industry। तो बहुत सारी सिटीज जो थी उस टाइम उभर के आई जहां पर कॉटन टेक्सटाइल, ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा फेमस रही। बहुत सारी सिटीज़ थी जो बहुत फेमस रही, लाइक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सच एज मुर्शिदाबाद, लखनऊ, मद्रास, अहमदाबाद, डिक्लाइन। ये सारी इंडस्ट्रीज जो थी डिक्लाइन हो गई, खत्म हो गई। ये सारी इंडस्ट्रीज खत्म कर दी यहाँ पर। जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो कि कॉटन टेक्सटाइल की थ्राइव्ड इंडस्ट्रीज थी, मतलब बहुत ही फेमस इंडस्ट्रीज थी कॉटन टेक्सटाइल मार्केट के लिए, ठीक है। सिटीज थी ये, बहुत फेमस सिटीज। वाइल द टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन इन सेवरल प्लेसेस, बहुत सारे प्लेसेस पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो डिक्लाइन हुई। द आर्ट ऑफ वीविंग डिड मैनेज टू सर्वाइव इन सम प्लेसेस इन साउथ। तो आर्ट ऑफ वीविंग यानी कि जो वीविंग का जो आर्ट था वो कुछ हद तक साउथ में थोड़ा बहुत बचा कुचा साउथ में रह गया था, वहां पर लोग कर रहे थे, अर्निंग हो रही थी, लोग काम कर रहे थे। एंड वेस्टर्न इंडिया में सच एज मथुरा एंड शोलापुर, इन जगहों पर थोड़ा बहुत टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम रह गया, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी, अर्निंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। लेकिन जो नॉर्थ वाला जो आपका पार्ट था वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में कर लिया था कॉटन टेक्सटाइल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज को लेकर। तो ये सारे कुछ रीजन थे जिसके वजह से इंडियन टेक्सटाइल जो था वो डिक्लाइन हुआ। सो देयर आर 4 मेन रीजंस व्हाई द इंडियन टेक्सटाइल डिक्लाइन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिक्लाइन ऑफ इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। Decline of Indian iron and steel industry। अब ऑब्वियसली सी बात है, जिस तरीके से आपने क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री का डिक्लाइनेशन देखा, तो इसी तरीके से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का भी डिक्लाइन कुछ इसी तरीके से हुआ है। Till the end of the 19th century, there were number of artisans producing iron and steel in India। Same as it is, यहाँ पर भी क्राफ्ट इंडस्ट्री वाला ही हिसाब किताब है। 19th century के एंड तक, till the end of the 19th century, यहाँ पर ये रहा सिर्फ फर्क पड़ा ईयर्स का। एंड ऑफ 19th century के एंड तक जो है आपकी there were number of artisans producing iron and steel in India। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो थी 19th सेंचुरी तक, बहुत एंड ऑफ द 19th सेंचुरी तक अच्छी खासी ग्रो कर रही थी, ठीक है, बहुत अच्छा वर्क चल रहा था। आर्टिजन्स जो थे वो इस इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे थे, इंडियन आर्टिजन्स। अब इसके बाद क्या हुआ, इंडियन आर्टिजन प्रोड्यूस आयरन एंड स्टील ऑफ वेरी हाई क्वालिटी बाई हैंड। तो बहुत ही हाई क्वालिटी जो है प्रोड्यूस होती थी, यहाँ पर हाई क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही थी, हाई क्वालिटी, और वो भी किससे, हाथों से, बाई हैंड, ठीक है, बहुत हाई क्वालिटी थी, हैंड से प्रोड्यूस कर रहे थे, बहुत अच्छा आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस होता था। मैनी पार्ट ऑफ बिहार एंड सेंट्रल इंडिया वर डॉटेड विद स्मेल्टर। तो बिहार के बहुत सारे पार्ट्स थे और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया में ये स्मेल्टर जो थे, जो आयरन एंड स्टील से डिफरेंट चीज़ें बनाते थे, वो काफ़ी फेमस थे वहाँ के। सो वेयर आयरन ओर वर रिफाइंड इनटू आयरन। तो बिहार का जो पार्ट था और सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर आयरन ओर से एक रिफाइंड आयरन बनाया जाता था स्मेल्टर के द्वारा, ठीक है। स्मेल्टर वो होते हैं जो आयरन ओर से आयरन को अलग करते हैं, ठीक है। आयरन ओर यू नो, साइंस वाले
स्टूडेंट्स हो आप लोग, साइंस पढ़ रहे हो अभी भी 8th में, आयरन ओर इज अ रॉ मटेरियल और उसमें से आयरन निकाला जाता है, प्योर आयरन निकाला जाता है। दिस आयरन वॉज यूज टू प्रोड्यूस स्टील एंड इम्प्लीमेंट ऑफ डेली यूज। तो ये जो आयरन है वो यूज किया जाता था स्टील के प्रोडक्शन के लिए, स्टील बनाने के लिए यूज किया जाता था, और बाकी और भी अदर चीजों के लिए, घर के डेली यूज की चीजों के लिए भी यूज किया जाता था बनाने के लिए, कुछ डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स। द स्मेल्टर गेव एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन द विलेज। और जो स्मेल्टर थे जो आयरन ओर से आयरन को निकाल के अलग करते थे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते थे, स्टील बनाते थे, ये स्मेल्टर कई ऐसे इंडियन मैन एंड वुमेन जो विलेज में थे उनको काम देने का भी काम करते थे। यानी कि लार्ज नंबर, क्योंकि एक बंदा आयरन ओर से आयरन निकालना, फिर उससे डिफरेंट डिफरेंट डेली यूज की चीजें बनाना, स्टील बनाना, एक बंदे की बस की बात नहीं है, कर ही नहीं सकता। तो इसलिए उसको बहुत सारे मैन और वुमेन की भी जरूरत थी जो उसके इस काम में हेल्प करें और एक प्रॉपर अच्छा प्रोडक्ट जो है वो बना सके। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता था कि वो लार्ज नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इन विलेजेस में लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है। ठीक है, काम भी दे रहा है, काम से उनको पैसे मिल रहे हैं, उनकी अर्निंग चल रही है अच्छी खासी। बाय द लेट 19th century द क्राफ्ट ऑफ स्मेल्टिंग आयरन डिक्लाइन। बाय द एंड ऑफ द 19th century, यानी 19th century का ये एंड था, यहाँ तक ठीक था। फिर और लेट पे जो 19th century के बहुत और लास्ट के कुछ ईयर्स थे, वहां तक पहुंचते पहुंचते इसमें भी वही हाल हुआ जो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री का था। तो कि आपका आयरन, क्राफ्ट ऑफ द आयरन, सॉरी स्मेल्टिंग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो थी वो डिक्लाइन होने लगी, क्राफ्ट और ऑफ स्मेल्टिंग आयरन डिक्लाइन हो गई। दिस वाज प्राइमरी बिकॉज ऑफ 2 रीजन। अब इसके पीछे 2 रीजन है। रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट इज वेरी ट्रू। यहाँ पर 2 रीजन है। फर्स्ट आता है आपका रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल हर जगह रहा है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही नहीं होती तो ये सारा कुछ क्यों होता। सब कुछ करवाया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही है। इंडियन स्मेल्टिंग यूनिट रिलाइड हेवीली ऑन चारकोल। तो इंडियन स्मेल्टिंग जो यूनिट थी, यानी जो स्मेल्टिंग जो का काम जो करते हैं स्मेल्टर, वो ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं चारकोल पे। ठीक है, चारकोल आग से बनता है। ठीक है, चारकोल को जो मेल्ट किया जाता है, डिपेंड हेविली ऑन चारकोल फॉर फायरिंग देयर फर्नेस। तो अब उसके फर्नेस को फायर करने के लिए चारकोल का यूज किया जाता है। ठीक है, सो दिस चारकोल वॉज ऑब्टेन फ्रॉम वुड। ये जो चारकोल जो मिलता था इन स्मेल्टर्स को, ये वुड से मिलता था, लकड़ी से मिलता था, विच वॉज यूजली कलेक्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट। जो कि फॉरेस्ट से वुड कलेक्ट किया जाता था, उसको चारकोल में कन्वर्ट किया जाता था, उसके फर्नेस बनाए जाते थे फायरिंग के अंदर। फायरिंग किसमें? जिसमें वो स्मेल्टर जो है काम कर रहा है, आयरन की चीजों को बना रहा है। ठीक है, वी हैव सीन हाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया मेड चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉ। फॉरेस्ट लॉ में कॉलोनियल पीरियड का भी एक चैप्टर है, इसमें कॉलोनियल एंड द ट्राइबल सोसाइटी करके एक चैप्टर है, वो अभी हमने देखा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स जो है वो नहीं है। ठीक है, तो फॉरेस्ट लॉ भी ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट पे भी कब्जा किया, क्राफ्ट इंडस्ट्री पे किया, एग्रीकल्चर पे किया, सब तरीके से सब चीज़ पे उसने कब्जा किया। तभी तो इंडिया में 300 साढ़े 300 साल जो है, इतने साल तक उसने राज किया, ऐसे ही नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है दैट वी हैव सीन कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से कब्जा रखा। ठीक है, कुछ चीज़ों पर, लॉ पर, फॉरेस्ट के लॉ पर भी उसने अपना कब्जा जमाया, क्योंकि जो कि प्रीवियस चैप्टर में था। हाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया मेड चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉ, डिक्लेयरिंग द फॉरेस्ट एज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड रिस्ट्रिक्टिंग एक्टिविटीज सच एज कटिंग ऑफ द ट्रीज। तो प्रीवियस चैप्टर जो कि प्रीवियस चैप्टर में हमने जैसे कि पढ़ा है कि फॉरेस्ट का लॉ भी, ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट पे भी किस तरीके से पूरा कब्जा किया हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया में फॉरेस्ट के लिए भी चेंजेस किए थे, फॉरेस्ट को लेकर लॉ बनाए हुए थे उन्होंने, और उन्होंने फॉरेस्ट को जो है एज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और गवर्नमेंट के अलावा फॉरेस्ट से यहाँ पर कोई भी ट्रीज को कट नहीं करेगा, मतलब बिना गवर्नमेंट की इजाज़त के वहाँ से ट्रीज कट नहीं किए जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एज अ रिजल्ट आर्टिजन कुड नो लॉन्गर कलेक्ट वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब भाई आर्टिजन जो थे वो वुड कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे फॉरेस्ट से। अब फॉरेस्ट से जब वुड कलेक्ट नहीं हो रहा है तो चारकोल नहीं बन पाएगा, तो आयरन स्मेल्टिंग के वर्क में भी प्रॉब्लम आएगी, काम नहीं हो पाएगा, काम रुक जाएगा। ठीक है, विद अ ट्रेडिशनल
source of wood drying up, they had to give up their craft and seeking employment elsewhere. So जो वुड को जो एक ट्रेडिशनल सोर्स था उनका एक कि वुड जब वो सूख जाती है, जब लकड़ी जब सूख जाती है, सॉरी, वुड ड्राइंग अप, और उस लकड़ी सूखती जा रही थी क्योंकि वो लकड़ी सूखती जा रही थी, वो यूज़ नहीं कर पा रहे थे उसको, और क्राफ्ट का काम उनका भी ख़त्म हो रहा था, ठीक है। और फिर जब क्राफ्ट का काम जब उनका ख़त्म हो रहा था तो ऑब्वियसली वो किसी और दूसरे एम्प्लॉयमेंट की तरफ जो है वो जाने लग गए। सो इवन इन एरियाज वेयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउ आर्टिजन टू कट वुड, उन एरियाज में जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आर्टिजन्स को अलाउ किया हुआ था कि वो वुड कट कर सकते हैं, द स्टीप टैक्सेस ऑन फर्नेस मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू कंटिन्यू देयर क्राफ्ट। उनके ऊपर उन्होंने इतना ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हुआ था कि वुड को कट करना, उसका फर्नेस में कन्वर्ट करना, चारकोल में कन्वर्ट करना, फर्नेस के लिए यूज़ करना, ठीक है, तो वो इतना ज़्यादा टैक्स वो जो आर्टिजन्स थे वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। स्टीप बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए हुए थे, डिफिकल्ट फॉर देम टू कंटिन्यू देयर क्राफ्ट, वो अपना क्राफ्ट भी कंटिन्यू इस वजह से नहीं कर पा रहे थे। सो एज अ रिजल्ट मैनी आर्टिजन्स गेव अप स्मेल्टिंग, और इसी वजह से बहुत सारे आर्टिजन्स ने क्या किया कि स्मेल्टिंग का काम यानी कि आयरन एंड स्टील को कन्वर्ट बनाने का काम जो है बहुत सारे आर्टिजन्स ने जो है छोड़ दिया। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बताया गया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के डिक्लाइन होने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वो था आपका इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम ब्रिटेन। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली ब्रिटेन ने दोबारा फिर वही काम किया जो उन्होंने क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज में किया था कि उन्होंने आयरन एंड स्टील भी जो है बाहर ब्रिटेन से जो है वो इम्पोर्ट करके इंडिया मंगाने लगे। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेड ब्रिटेन सेकेंड आपका जो ये है इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम ब्रिटेन। सेकेंड रीजन इम्पोर्ट of iron and steel from ब्रिटेन, ठीक है। ये भी अब ब्रिटेन से वो आयरन स्टील मंगाने लगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेड ब्रिटेन द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन इन द वर्ल्ड इन 19th सेंचुरी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ब्रिटेन को ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बना दिया था 19th सेंचुरी में। मतलब ब्रिटेन ने इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो थी हर जगह इस्टेब्लिश कर ली थी, हर जगह ब्रिटेन ने अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाई, हर कॉन्टिनेंट में मैक्सिमम पॉसिबल रहा तो हर कंट्री में बनाने की कोशिश पूरी तरीके से करी, ठीक है। तो ब्रिटेन जो था एक इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बन चुका था 19th सेंचुरी तक। सो टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के मिडिल में जब बीच के ईयर्स चल रहे थे, ब्रिटेन्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टिंग एक्सपैंडिंग। ब्रिटेन ने अपनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। सून ब्रिटेन केम टू बी रिगार्डेड एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब जल्द ही क्या हुआ कि ब्रिटेन जो था पूरा वर्ल्ड के लिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एक वर्कशॉप बन गया था, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के लिए ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो थी ये वर्कशॉप बन गई थी पूरे वर्ल्ड के लिए। बिगेन by the late 19th century, Britain began exporting iron and steel in huge quantity to India. तो लेट 19th सेंचुरी तक आते आते ब्रिटेन ने जो है इंडिया में भी आयरन और स्टील जो था वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, यहाँ से, इंडिया से। बिकॉज इट वॉज रिटन ब्रिटेन बिगेन एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील इन ह्यूज क्वांटिटी टू इंडिया। तो इंडिया से काफ़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करने लगा आयरन एंड स्टील, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड ऑफ इंडियन मेड आयरन फेल। तो इंडिया से जो आयरन के जो प्रोडक्ट्स बनते थे, आयरन स्टील के जो प्रोडक्ट्स बनते थे, इंडिया में उनकी डिमांड जो है कम होने लग गई क्योंकि वो सब जगह सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इंडिया से भी एक्सपोर्ट कर रहा है और ब्रिटेन से भी एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर भेज रहा है, ठीक है। सो इंडियन मेड आयरन स्टील के जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड कम हो गई, फेल हो गई, एंड द क्राफ्ट डिक्लाइन इन इंडिया। और ये क्राफ्ट का जो काम था, आयरन स्टील इंडस्ट्री का जो स्मेल्टर्स का काम था, ये डिक्लाइन हो गया इन इंडिया बाय द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। अब यहाँ आ जाती है 20th सेंचुरी स्टार्ट हो जाती है। इंडियन आर्टिजन्स हु मेड स्टील एंड आयरन वर फोर्स्ड टू क्लोज शॉप इन फेस ऑफ अ स्टिफ कॉम्पिटिशन। अब 20th सेंचुरी के स्टार्ट में क्या हुआ, जो इंडियन आर्टिजन्स थे जो आयरन और स्टील बनाते थे उनको जबरदस्ती, मतलब उसने सिचुएशन ही ऐसी बनाई जैसे क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री में बनाई थी, वैसे ही उसने यहाँ पर भी ऐसी इंडस्ट्रीज बनाई कि वो जबरदस्ती उनको अपनी दुकानें, स्मेल्टिंग की दुकानें जो है उनको अपनी शॉप्स बंद करनी पड़ी बिकॉज ऑफ द स्टिफ कॉम्पिटिशन ऑफ आयरन एंड स्टील ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन में जो आयरन एंड स्टील की जो फैक्ट्रीज बनी हुई थी सेटअप इन इंडिया, ठीक है, सॉरी सेटअप इन इंडिया नॉट ब्रिटेन।
स्टिफ कंपटीशन फॉर आयरन एंड स्टील फैक्ट्री सेटअप इन इंडिया, जो इंडिया में ब्रिटेन ने जो इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज सेटअप करी थी, उससे स्टिफ कंपटीशन हो रहा था इन लोगों का, क्योंकि ये लोग हाथ से बनाते थे सारी चीजें, और ब्रिटेन ने क्या किया था, अपनी इंडस्ट्रीज, मिल्स, सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की इंडिया में उसने बनाना सेटअप करना शुरू कर दिया था काफी पहले से ही। फोर्स टू गिव अप देयर आर्ट, तो जो स्मेल्टर्स थे उनको अपना ये आर्ट छोड़ना पड़ा। दे बिगेन लुकिंग फॉर अदर मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और अगेन वही हुआ जो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज के साथ हुआ, इनको अपना काम छोड़ के किसी और दूसरे एम्प्लॉयमेंट की सोर्स ऑफ इनकम की तरह, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की तरह दूसरी तरफ जो है इनको जाना पड़ा, ढूंढना पड़ा। ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया, एक चीज थोड़ी सी अच्छी हुई कि इंडस्ट्रीज जो थी इंडिया में, एक मॉडर्न इंडस्ट्री का ग्रोथ यहां से शुरू हो गया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया। नहीं लिख रही हूं मैं, नहीं लिख रही हूं, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बनी, ये तो अभी तो दो तो आपके सामने ही है। कॉटन टेक्सटाइल बनी, कॉटन इंडस्ट्री थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी। इसके अलावा और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज भी ब्रिटिशर्स ने सेटअप करी, मॉडर्न इंडस्ट्री का ग्रोथ होने लग गया था, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी ब्रिटिशर्स सेटअप कर रहे थे इंडिया में। तो आयरन और स्टील और कॉटन टेक्सटाइल के अलावा जूट इंडस्ट्री, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, प्लांटेशन इंडस्ट्रीज, ये सारी इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स ही यहाँ पर इंडिया में बनाकर गए हैं, ठीक है। सो ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में मेनी मॉडर्न इंडस्ट्री केम अप इन इंडिया। बहुत सारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो थी बनकर उभर के इंडिया में, बहुत सारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज उभर के आने लग गई थी, ठीक है। अनलाइक ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्री, जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जो ट्रेडिशनली काम करती थी, हाथ से इंडियन वीविंग वगैरह करती थी, आज के टाइम पे अगर हम देखें, आज के टाइम पे मशीन्स और सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, हमारी जितनी भी मशीन्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनमें वही इंडियन ट्रेडिशनल तरीके से भी काम करने की कैपेबिलिटी है। मतलब मशीन्स जो हैं, जो हमारे पुराने टाइम में ट्रेडिशनल्स कपड़े बनते थे, आज भी आपको ट्रेडिशनल्स कपड़े जो है मिल जाएंगे, क्योंकि अब ऐसा इस तरीके का मशीन्स आ गई हैं, इस तरीके की इंडस्ट्रीज बन गई। जो टेक्नोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, आई जस्ट फॉरगेट इट, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, डेवलपमेंट इतना हो गया है कि आपको वही ट्रेडिशनल सेम स्टाइल आज भी, अगर आप किसी कपड़े में कोई ट्रेडिशनल स्टाइल ढूंढना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो वो आज भी बन सकता है, ठीक है। सो अनलाइक द ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज, दे प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल बाय एम्प्लॉइंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी, धीरे धीरे वो खत्म तो हो गई थी, वो नहीं थी उस टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए नहीं थी, लेकिन जो है गुड्स जो थे लार्ज स्केल पे अब बन रहे थे, एम्प्लॉइंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए गुड्स बहुत लार्ज स्केल पे बन रहे थे, बहुत ज्यादा जितने ज्यादा इंडस्ट्रीज गुड्स जो है बनाई जा रही थी। एंड द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का मेथड भी काफी कुछ चेंज हो गया था। सम सच ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्ट्रगल एट फर्स्ट टू कम्पीट विद ब्रिटिश गुड। कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को जो है इंडिया में जो सेटअप थी, तो कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ब्रिटिश मेड गुड्स से कंपटीशन करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करते करते वो भी अब संभलने लगी थी धीरे धीरे, ठीक है। स्ट्रगल एट फर्स्ट टू कम्पीट विद ब्रिटिश गुड्स बट द वर्ल्ड वॉर वन गेव देम अ ह्यूज बूस्ट। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तब उन इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा बूस्ट मिला, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो उसमें सब चीज का खर्चा हुआ, खाना पीना, कपड़ा पहनना ओढ़ना, सब चीज का खर्चा हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा ये इंडस्ट्रीज जो थी बनाकर देने लग गई। द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड का इम्पोर्ट करना टू इंडिया, ब्रिटिश गुड्स इंडिया में लाना फेल, वो धीरे धीरे फेल होने लगा, कम होने लगा ड्यूरिंग द वॉर के टाइम पे। मतलब जो इम्पोर्ट हो रहा था, ब्रिटिश जो अपने गुड्स जो थे इंग्लैंड इंडिया में इम्पोर्ट कर रहे थे, वो गिर गया, डिक्लाइन हो गया ड्यूरिंग द वॉर के पीरियड में, क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर गुड्स प्रोड्यूस इन इंडियन फैक्ट्रीज। इंडियन फैक्ट्रीज के लिए मार्केट क्रिएट हो गया था वर्ल्ड वॉर के समय, तो इंडियन फैक्ट्रीज ही बना रही थी, और इंडियन फैक्ट्रीज में जो सामान बन रहा था वो वॉर के टाइम पे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ऑल ओवर द पूरी दुनिया से लोग इंडिया से चीज़ें खरीद रहे थे। एज द वॉर रेज्ड इन यूरोप, दैट क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो है पूरी यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व थी, तो यूरोपियन कंट्रीज तो बिजी थी वर्ल्ड वॉर लड़ने में, कॉटन क्लोथ्स और ये सारी चीज़ें, आयरन स्मेल्टिंग कौन बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए एज द वॉर रेज्ड इन यूरोप, वॉर जो थी धीरे धीरे बढ़ने लगी यूरोप में, द डिमांड ऑफ द इंडियन प्रोडक्ट लाइक स्टील यूज टू मेक शेल्स शॉट अप इन ब्रिटेन। तो इंडियन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड थी, जैसे कि स्टील की
शॉट अप इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई। द ब्रिटिश बिगेन रियलाइजिंग द नीड फॉर सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन इंडिया, तब ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि इंडिया में जो मैंने फैक्ट्री सेटअप करी है वो ठीक है फॉर सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू देयर डिफेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, वो ठीक है जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई कर सकती हैं ब्रिटिश आर्मी के लिए, ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए, और वो आर्मी के लिए मतलब कपड़े बनाएगा, आयरन स्टील की चीज़ें बनाएगा, जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज इन इंडिया वही बताया हुआ है, टू देयर डिफेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, जो डिफेंस की इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी भी इंडस्ट्रीज हैं हमारे इंडिया में भी, ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे आपने देखा होगा इंडियन आर्मी की अलग ड्रेस है, इंडियन एयरफोर्स की अलग है, नेवी की एयरफोर्स की नेवी की जो ड्रेस है वो अलग है। तो ये जो ड्रेसेस हैं ये कौन बनाता है, ये जो कपड़े जो इंडियन आर्मी पहनती है, इंडियन एयरफोर्स पहनती है, इंडियन नेवी जो कपड़े पहनती है, चाहे वो ऑफिसर के हों, जवान के हों, वो कौन बनाता है, वो इंडस्ट्रीज़ ही बनाती हैं। लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं आपकी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ यानी कि जो डिफेंस के लोगों के लिए ही कपड़े वगैरह बनाती हैं, वो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो, ठीक है। सो ये डिफेंस इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो अब वही वो कह रहा है कि अपनी ब्रिटेन की डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के लिए जो मैंने इंडिया में इंडस्ट्रीज सेटअप करी हैं, तो वो बहुत मतलब क्या मतलब ब्रिटेन सोचता है कि बहुत बढ़िया यार, मैंने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया, इंडिया में जो है ये इंडस्ट्रीज़ मैंने सेटअप कर दी, ठीक है। एक चीज़, हाँ, ब्रिटेन को ये भी रियलाइज़ हुआ कि अभी तक तो वो रॉ मटेरियल यहाँ से सप्लाई कर रहा था, इंडिया से रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा था, कुछ इंडस्ट्रीज़ बनाई थी, लेकिन अब उसको ये भी रियलाइज़ होने लगा कि मुझे इंडस्ट्री और मुझे कुछ और इंडस्ट्रीज़, एक थोड़ी बहुत ही बनाई थी उस टाइम तक, मुझे कुछ और इंडस्ट्रीज़ भी अगर मैं इंडिया में सेटअप करता हूँ तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। इसमें यहाँ पर यही लिखा है, रियलाइजिंग द नीड फॉर सेटिंग अप फैक्ट्रीज, की फैक्ट्रीज मैं बनाऊँ यहाँ पर इन इंडिया, जो कि फॉर सप्लाइंग ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई कर सके टू देयर डिफेंस इंडस्ट्री। ऑल्सो एज द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन फेल, जो ब्रिटेन से जो इम्पोर्ट होके गुड्स आ रहे थे उनकी डिमांड जो थी फेल हो गई, यानी कि डिक्लाइन हो गई, कम हो गई, उनकी डिमांड जो है खत्म होने लगी धीरे धीरे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया बिगेन फीलिंग द नीड फॉर सेटिंग अप फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस गुड्स लोकली। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि इंडिया बिगेन फीलिंग द नीड, कि उनको ये समझ में आया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इंडिया में फैक्ट्री बनाने की ज़रूरत है, सेटिंग अप फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस गुड्स लोकली, क्योंकि लोकली यहीं के रॉ मटेरियल यूज़ करके यहीं पर ही प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, उसकी ज़रूरत अब उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय उसकी ज़रूरत उन्हें अब महसूस होने लगी, ब्रिटेन को भी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज हुआ, ठीक है। बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन एज द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, जैसे भी हमारे इंडिया में भी फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे, इसी दौरान इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट भी चल रहे थे, ये सब कुछ भी हो रहा था और फ्रीडम मूवमेंट भी चल रहे थे। तो फ्रीडम मूवमेंट चलते को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, फोर्स किया टू हेल्प डेवलप इंडियन इंडस्ट्री, कि इंडियन इंडस्ट्री को जो है वो डेवलप करो। जब उन्होंने देखा ना बहुत ज़्यादा भाई फ्रीडम मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए हैं, तो ब्रिटेन जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस के सामने अच्छा बनने के लिए उन्होंने कहा कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को जो है बहुत ज़्यादा डेवलप करो, बहुत खूब डेवलप करो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, इसलिए ताकि इंडियंस के सामने हम अच्छे बने रहें, इंडियन जो राजनेता हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके सामने हम अच्छे बने रहें कि हम यहाँ पर जो भी हम काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हम उसे डेवलप कर रहे हैं काम को, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज रिक्वायर्ड अ लार्ज ट्रांसपोर्ट, कोई भी फैक्ट्रीज को बनाने के लिए लार्ज ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, सो दैट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल कुड बी मूव्ड इजीली टू फैक्ट्रीज एंड फिनिश प्रोडक्ट कुड बी टेकन टू द मार्केट इजीली, ठीक है। कोई भी फैक्ट्री अगर बनती है तो लार्ज ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि रॉ मटेरियल लिया जाएगा, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल को लिया जाएगा उस जगह से फैक्ट्रीज में पहुंचाया जाएगा, फैक्ट्रीज में जब रॉ मटेरियल के फिनिश गुड्स बन जाएंगे तो उन पूरे प्रोडक्ट्स को, फिनिश गुड्स को, कॉटन को एग्जांपल अगर हम लें तो पूरे कॉटन के कपड़ों को फिर फैक्ट्री से उठा के मार्केट में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ह्यूज अमाउंट में जरूरत है, लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। सो कुड बी टेकन टू द मार्केट इजीली, तो ट्रांसपोर्ट है, अच्छा है, बढ़िया ट्रांसपोर्ट है तो वो इजीली काम होगा। सो द ब्रिटिश बिगेन लाइंग रेल एंड रोड नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री, तो अब ब्रिटिशर्स के दिमाग में ये आया कि भाई ट्रांसपोर्ट अच्छा करना है तो उसके लिए रोड्स अच्छे कंस्ट्रक्शन होने चाहिए और रेलवे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ब्रिटेन में तो रेल थी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने अब
किस पे काम करना शुरू किया, रेलवे नेटवर्क पर और रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे। दे ऑल्सो सेट अप द पोस्ट एंड टेलीग्राफ नेटवर्क टू अनेबल फास्टर कम्युनिकेशन। इसी के चलते यहाँ पर इन्होंने पोस्टल और टेलीग्राफ कम्युनिकेशन भी उन्होंने स्टार्ट किया। जो पोस्टल आज है हमारे पास, पोस्टल सर्विसेज जो आज हैं, आज हमारे पोस्ट ऑफिस है, रेल है, रोड है, वो ब्रिटिशर्स की वजह से ही है। बहुत सारा उन्होंने गलत बहुत काम किया, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्होंने जो चीज़ सेटअप करी, जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी, वो आज हमारी कंट्री में है, और वो जो उन्होंने नई चीज़ यूज़ करी वो आज हमारे लिए यूजफुल बनी हुई है। ठीक है, तो इसी के चलते टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विस स्टार्ट हुई ताकि फास्टर, जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन शुरू हो सके। ब्रिटेन इंडिया से कम्युनिकेशन कर सके, ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट से कर सके, इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन की जो कोई विक्टोरिया है उनसे जल्द से जल्द कॉम्पिटिशन कर सके, इसलिए इन्होंने ये बनाया। The close of the 19th century and the 20th century saw setting up a number of plants across the country for the production of 20th century और 19th century के दरमियान यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ग्रो किए, लार्ज अमाउंट में प्लांट्स ग्रो किए। नंबर ऑफ प्लांट अक्रॉस द कंट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो किए फॉर द प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए प्लांट्स ग्रो किए, प्रोडक्शन करने के लिए, जूट के प्रोडक्शन के लिए, कोल के, शुगर, हाँ कोल, क्लोथ्स, ठीक है, उसके लिए कॉटन प्रोड्यूस किया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसके लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स जो है ग्रो किए। लेट अस टेक अ लुक एट सम इंपॉर्टेंट मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन द 20th सेंचुरी इंडिया। अब हम देखेंगे कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो 20th सेंचुरी में बनाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उन इंडस्ट्रीज के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे।